Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss chapter 4 of Environmental Protection Act 1986. इसके चैप्टर 4 में सेक्शन 18 to 26 हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फ्रेंड्स, मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं बेयर एक्ट में सेक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश की है. तो अगर आप चाहते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. और इससे पहले की जो इन्फॉर्मेशन है सेक्शन 1 to 17 तक वो मेरे दूसरे वीडियोस में है, आप चाहे तो आप उनको भी देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो चैप्टर 4 है मिसलेनियस चैप्टर है, ये आपका सेक्शन 18 to 26 इसमें आपके इसके अंडर आते हैं. सेक्शन 18 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. ये जो सेक्शन है ये एक तरीके से आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या उसके कोई ऑफिसर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या किसी भी ऐसी अथॉरिटी के मेंबर्स हैं जो कि इस एक्ट के अंडर कंस्टिट्यूट की गई है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. और क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके कोई ऑफिसर या एम्प्लॉयज़ या फिर आपका जो भी अथॉरिटी इस एक्ट के अंडर कंस्टिट्यूट की गई है, अगर मान लीजिए वो कोई एक्ट करते हैं जो कि आपका गुड फेथ में किया गया है और इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब गुड फेथ में किया गया है और इस एक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे उनके फेवर में किया गया है, तो उनके अगेंस्ट कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग्स लाई नहीं करती हैं. मतलब उनके अगेंस्ट कोई भी केस वगैरह, कोई लीगल प्रोसीडिंग वगैरह जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं. अब बात करते हैं हम सेक्शन 19 की. सेक्शन 19 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस. तो ये जो सेक्शन 19 है वो ये कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है स्टेट की वो आपका ऐसे मतलब किसी भी केस को कंसिडर नहीं करेगी या ऐसे किसी भी ऑफेंस को कंसिडर नहीं करेगी जो कि आपका इस एक्ट के अंडर आता है. ठीक है ना. पर दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंडर आपका जो कोर्ट है वो ऑफेंस को, अगर इस एक्ट के अंडर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसको कंसिडर कर सकती है. तो कब कब कंसिडर कर सकती है कि जब कंप्लेंट जो है ऑफेंस के रिलेटेड जो कंप्लेंट है वो आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल, सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके किसी ऑफिसर या उसके द्वारा कंस्टिट्यूटेड किसी अथॉरिटी के ज़रिए फ़ाइल की गई हो, या फिर कंप्लेंट किसी ऐसे पर्सन के ज़रिए फ़ाइल की गई हो जिसने कंप्लेंट लॉन्च करने से पहले, मतलब कंप्लेंट फाइल करने से पहले 60 दिन का 60 डेज़ का नोटिस दिया है. फ्रेंड्स, ये कॉग्निजेंस ऑफ ऑफिस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया. अब बात करते हैं सेक्शन 20 की. सेक्शन 20 बात करता है इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स और रिटर्न से रिलेटेड. तो ये सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आपका कभी भी किसी भी पर्सन, किसी अथॉरिटी, किसी ऑफिसर या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स और अदर इंफॉर्मेशन आपका मांग सकती है. ठीक है ना. और वो पर्सन, अथॉरिटी या ऑफिसर या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो आपके बाउंड होंगे, मतलब वो बाध्य होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को उस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. और ये इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगी? रिलेटेड टू एनवायरनमेंट अंडर द एक्ट. जो भी आपका इस एक्ट के अंडर आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी रूल्स वगैरह हैं, जो भी रेगुलेशन है, ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग सकती है. अब बात करते हैं हम आपकी सेक्शन 21 की. सेक्शन 21 ये कहता है आपका, बेसिकली इसको पहले पढ़ लेते क्या लिखा है इसमें कि मेंबर्स, एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स ऑफ द अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट टू बी पब्लिक सर्वेंट. मतलब इस एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर जो भी अथॉरिटी कंस्टिट्यूट की गई है उनके जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और ऑफिसर्स हैं वो सारे ही किस कैटेगरी में आएंगे? पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में. और ये पब्लिक सर्वेंट का मतलब आपका
किससे लिया गया है? विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड। मतलब इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 21, इंडियन पीनल कोड में जो सेक्शन 21 दिया गया है उसमें जो पब्लिक सर्वेंट का जो मतलब है वही आपका जो अथॉरिटी सेक्शन 3 के अंडर कंस्टिट्यूट की गई है इस एक्ट में, उसके मेंबर्स, एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स पे लागू होगी। मतलब वो भी पब्लिक सर्वेंट ही होंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 22 की। सेक्शन 22 का बोलता है बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन। तो सेक्शन 22 क्या 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 स्टेट करता है कि नो सिविल कोर्ट शेल हैव ज्यूरिडिक्शन। मतलब किसी भी सिविल कोर्ट के पास में जज करने की पावर नहीं है या ऐसी पावर नहीं है टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग, कि वो किसी भी सूट, किसी भी केस या प्रोसीडिंग को एंटरटेन कर सके इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसकी रिस्पेक्ट में? किसी भी ऐसे एक्शन की, ठीक है ना, जो कि आपका एक्शन या ऑर्डर या डायरेक्शंस के रिलेशन में है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है या उसकी किसी अथॉरिटी ने लिया है या उसके ज़रिए कंस्टिट्यूटेड जो भी अथॉरिटी है या उसके ज़रिए ऑथराइज जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने लिया है अंडर द एक्ट। इसको एक बार फिर समझ लेते हैं कि कोई भी सिविल कोर्ट जो होता है उसके पास में ज्यूरिडिक्शन की पावर नहीं होती है कि वो किसी भी ऐसे सूट, किसी भी ऐसे केस या प्रोसीडिंग को आपका एंटरटेन कर सके जो किसके रिस्पेक्ट में है, कि जो आपका किसी भी एक्शन, ठीक है, गवर्नमेंट जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है या उसकी अथॉरिटी है, उसके ऑफिसर्स वगैरह जो हैं, ठीक है ना, उनके किसी एक्शन के रिस्पेक्ट में है या उन्होंने कोई ऑर्डर या डायरेक्शन इशू किया है उसके रिस्पेक्ट में है। ओके, देन सेक्शन 23 बात करता है पावर टू डेलीगेट। ये क्या कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के ज़रिए अपनी पावर्स और फंक्शंस जो है वो आपका किसी भी ऐसे ऑफिसर, अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट कर सकती है जो कि उसे ज़रूरी लगता है कि हाँ भाई ज़रूरी है उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ये जो कि आपका एक्ट के ज़रिए उसको प्रोवाइड की गई है। फाइन। बस दो केसेस ऐसे हैं जो कि या हम कह सकते हैं दो पावर ऐसी हैं जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपका डेलीगेट नहीं कर सकती हैं। उनमें से एक है आपकी पावर टू कंस्टिट्यूट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 3, पावर टू कंस्टिट्यूट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 3। मतलब इस एक्ट में जो सेक्शन 3 के क्लॉज 3 के अंडर आपका अथॉरिटी कंस्टिट्यूट करने की पावर है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट नहीं कर सकती। साथ ही साथ में इस एक्ट में जो सेक्शन 25 में रूल्स बनाने की जो पावर है वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट नहीं कर सकती है। अब हम चलते हैं सेक्शन 24 की तरफ। वो बात करता है इफ़ेक्ट्स ऑफ अदर लॉज। मतलब अदर लॉज का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इस सेक्शन में ये बताया गया है कि मान लीजिए कोई भी एक्ट, ठीक है ना, कोई भी ऐसा एक्ट होता है या कोई ऐसा एक्ट नहीं होता है जो कि आपका एक ऑफेंस कंस्टिट्यूट करता है, मतलब जिसे हम एक ऑफेंस की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है ना। कोई भी ऐसा एक्ट हुआ है या एक्ट नहीं हुआ है जिसे हम ऑफेंस की कैटेगरी में रखेंगे और वो जो ऑफेंस है वो आपका इस एक्ट में भी पनिशेबल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और किसी दूसरे एक्ट के अंडर भी पनिशेबल है, ठीक है ना। मतलब सेम ऑफेंस है पर वो इस एक्ट में भी पनिशेबल है और दूसरे एक्ट में भी पनिशेबल है। तो वैसे उस केस में जो ऑफेंडर होगा, मतलब जिसने ऑफेंस किया है, ठीक है ना, वो गिल्टी किसके लिए होगा? वो तो गिल्टी तो होगा ही उस ऑफेंस के लिए, पर पनिशेबल कौन किसके लिए होगा? वो दूसरे ऑफेंस, मतलब दूसरे एक्ट में जो उसके लिए पनिशमेंट होगी। सपोज़ कीजिए कि किसी एक एक्ट में, मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में मान लीजिए 5 साल की पनिशमेंट उसको प्रोवाइड की जा रही है और किसी दूसरे एक्ट में उसे 6 साल की पनिशमेंट प्रोवाइड की जा रही है या 2 साल की पनिशमेंट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, साथ में फ़ाइन लग रहा है 5000 रुपीज़ का। तो सेम ऑफेंस के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसमें पनिश नहीं किया जाएगा उसको दूसरे एक्ट के ज़रिए जो उसमें पनिशमेंट होगी वो उसके लिए लायबल होगा। ओके, देन पावर टू मेक रूल्स। ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका, उसके पास में रूल्स बनाने की पावर होती है ताकि
वो जो भी उसको पावर दी गई हैं, ठीक है ना, जो भी उसको पावर दी गई हैं या जो भी उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करे। बट इसके लिए उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देना पड़ता है। अब सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स मैंशनड इन सेक्शन 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 एंड 20। मतलब ये जो रूल्स वो बना रहे हैं वो आपके आपके मतलब जो मैटर्स हैं जो कि आपका सेक्शन 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 एंड 20 में मेंशन किए गए हैं उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, किसी एक से भी रिलेटेड हो सकते हैं और सारे मैटर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। And the last section of this act is rules made under this act to be laid down before the parliament. Section 26 कहता है कि जो भी रूल्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वो रूल्स उसको आपका पार्लियामेंट के सामने पेश करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, ताकि उसका अप्रूवल उसको मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।